जी बेटा, हमारा जो है वो टॉपिक आज छोटा ही टॉपिक है और हमने चंद एक चीज़ें डिस्कस करनी है ज़्यादातर आज भी। और इस चैप्टर ये आज चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो ज़्यादातर डिस्कशन है दैट वुड बी एक्चुअली डिस्कशन, नॉट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो हम इस वाले से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है राइट फ्रॉम हियर, वायरल डिजीजेज इन प्लांट्स। अब जो वायरल डिजीजेस जो प्लांट्स हैं आमतौर पे, उनको समझने से पहले दो चार चीजें जो है वो हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर सुना होगा, एक चीज होती है वायरस, ठीक है। एक होते हैं वायरॉइड्स, और फिर तीसरे नंबर पे होते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स। अब ये जो आपको वायरस का वर्ड नजर आ रहा है, इनका ज्यादातर ताल्लुक किससे होता है? इनका ज्यादातर ताल्लुक एनिमल्स से होता है। और ये जो वायरसेस होते हैं दे आर ऑब्वियसली प्रोटीन कोटेड। ये प्रोटीन कोटेड होते हैं, और जाहिर है प्रोटीन कोटेड में इनके कोड को आप क्या कहते हैं? इनके कोड को आप नाम देते हैं कैप्सिड्स का। कैप्सिड्स का नाम देते हैं, और कैप्सिड जो हैं वो ये हर सेल में, एनिमल सेल्स में जाकर बनाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो, अगर आप अगली टर्म पर गौर करें, वायरॉइड्स। बेटा, जो वायरॉइड्स होते हैं ये ज्यादातर किस पर अटैक करते हैं? बल्कि मोस्टली ये अटैक करते ही प्लांट्स पर हैं, और प्लांट्स पर ये एनिमल्स पर अटैक नहीं करते, ठीक है। प्लांट्स पर अटैक करने वाले ज्यादातर जो एजेंट्स होते हैं वायरस से रिलेटेड, 99%, वो एक्चुअली वायरसेस नहीं होते, वो एक्चुअली वायरॉइड्स होते हैं। वायरस ज्यादातर एनिमल्स पे अटैक करते हैं जो कि प्रोटीन कोटेड होते हैं, जबकि जो वायरॉइड्स होते हैं दे आर नॉट प्रोटीन कोटेड, दिस इज दे कंटेन अ नेकेड आरएनए, ठीक है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एनिमल वायरसेस में जो डीएनए वायरस है उनको आप वायरस कहेंगे, और जो जो आरएनए वायरस है उसको आप वायरॉइड कहेंगे, नहीं। जो एनिमल वायरसेस हैं उनमें जो भी प्रोटीन कोटेड होगा उसको वायरस कहा जाएगा, ठीक है। उसके पास चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, अगर वो प्रोटीन कोटेड है, उसके इर्द गिर्द कैप्सिड मौजूद है, तो उसको वायरस कहा जाएगा। और जब प्रोटीन मौजूद नहीं है, कैप्सिड कोट मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसे एंटिटी को क्या कहा जाएगा? वायरॉइड। याद रखिए, वायरॉइड भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, इसका क्या मतलब है बेटा? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर सर एंटिटी। जो जी बताइए। सर जो सेल के अंदर रहेंगे तो सरवाइव कर पाएंगे, जी, नहीं तो नहीं। सिर्फ सेल के अंदर रहते हुए सर्वाइव कर पाएंगे, उनको आप ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर कहते हैं। अब ये जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हैं, इनमें अगर आप गौर करें तो एक्चुअली वायरस भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, लेकिन वो सेल में एंटर होता है बाय द हेल्प ऑफ, एक्चुअली यू कैन से, कैप्सिड। एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसपोर्ट होना उसके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जो वायरॉइड्स होते हैं ये भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, यानी ये भी किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं? ये भी होस्ट मशीनरी पर डिपेंड कर रहे होते हैं, और होस्ट मशीनरी पर डिपेंड करते हुए ही इन्होंने अपनी जो है वो जो प्रोजनी है उसको बढ़ाना होता है। लेकिन लेकिन इनका, दे हैव अ वेरी डिफरेंट फिनोमेना, वेरी डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि वो जो तरीका है जिसको हम आमतौर पर जानते हैं कि क्या होगा कि वो हवा के जरिए आएगा, वो टचिंग के जरिए आएगा, ये उस तरह नहीं आते। और इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा डिफरेंट वे है, और उसके साथ साथ आप यूं कहेंगे कि इन्फेक्शन का भी बड़ा डिफरेंट वे है। यानी कि सेल की एंट्री इनकी और एनिमल वायरस जो है उसकी बड़ी डिफरेंट होगी। इनकी सेल की एंट्री बड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो वायरॉइड्स हैं वो असल में इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं होस्ट के ऊपर कि ये जब तक किसी तरह से होस्ट के सेल में नहीं जाते, या आप यूं कह लीजिए कि इनकी वो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है जो ट्रांसपोर्ट एनिमल वायरस की पॉसिबल है, यानी स्किन के टच के जरिए, या जैसे आप यूं कह लीजिए कि एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसपोर्ट के जरिए उस तरह पॉसिबल नहीं है। वायरॉइड्स जो हैं वो हमेशा किस तरह जाएंगे? वायरॉइड्स आमतौर पर जो कहा जाता है वो ये है कि या तो इनकी ट्रांसपोर्ट की वजह ह्यूमन होते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट वूंड। अगर प्लांट को किसी भी किस्म का वूंड आ गया, अब वो प्लांट वूंड किसकी वजह से हो सकता है? फॉर एग्जांपल, प्लांट वूंड हो सकता है एनिमल की वजह से, जो खास तौर पे कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, उनकी वजह से प्लांट के पत्तों में वूंड आ जाता है।
या फिर जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसकी वजह से प्लांट में वूंड आता है। और आगे सुनिएगा, ये तब तक बीमार नहीं हो सकते जब तक वूंड, जिसकी वजह से वूंड आया है, वो कैरियर ना हो। यानी अभी भी इन दोनों की वजह से ट्रांसपोर्ट किसी भी वायरॉइड की कब पॉसिबल है, जब वो जो वूंड इम्प्लिकेट कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म जो जख्म पहुंचा रहा है, खुद उसके पास वायरस नहीं होगा, तब तक वो वूंड के बावजूद वायरॉइड उसकी बॉडी में नहीं जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक पत्ते को आधा तोड़ देता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे स्किन के साथ कोई वायरस लगा हुआ है और वो चला जाता है उस पत्ते के उस टूटे हुए हिस्से से प्लांट के अंदर, तो ही वो वायरॉइड जो है वो उस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, वरना कोई और तरीके से वो वायरॉइड जो है वो प्लांट में एंटर नहीं हो सकेगा। ये कुछ वो चीजें हैं जिनको समझना इस लिहाज से बड़ा जरूरी है। जैसे आप यूं कह लीजिए कि आमतौर पे हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर कोई जख्म आ जाता है और कोई एयर ड्रॉपलेट के जरिए वायरस अगर उस ब्लड को छूकर एंटर हो जाता है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है, एयर ड्रॉपलेट के जरिए आ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, वायरॉइड ऐसा काम नहीं कर सकते, बल्कि वो प्लांट, वो एक ऐसा आरएनए का पीस होता है जो किसी और ऑर्गेनिज्म के जरिए जो है वो आता है। अब किसी और ऑर्गेनिज्म के जरिए आने वाली जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, याद रखिए, ट्रांसपोर्ट, इसको आप यूं कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट थ्रू अनदर ऑर्गेनिज्म। इसके ट्रांसपोर्ट की भी हमने बात की ना, तो ट्रांसपोर्ट बाय अनदर अनदर ऑर्गेनिज्म, जब किसी और ऑर्गेनिज्म के जरिए बाय चांस ये वायरॉइड ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट। ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यानी ये जो वायरॉइड ट्रांसपोर्ट हुआ है, ये हॉरिजॉन्टली हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट थ्रू जेनेटिक मटेरियल। यानी एक प्लांट ने पोलन बनाया, उसमें आरएनए वायरॉइड मौजूद है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब वो जो पोलन बनाएगा, वो अगर पोलन के अंदर वायरॉइड मौजूद है, जैसे प्रो वायरस होता है ना, उसी तरह अगर वो वायरॉइड मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो वो जेनेटिक मटेरियल के जरिए जो है वो अगली नस्लों में जाएगा। इस ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहते हैं? इस ट्रांसपोर्ट को आप कहते हैं वर्टिकल ट्रांसपोर्ट। यानी प्रोजनी में फेमिलियल डिजीज आप इसको कह सकते हैं कि ये एक्चुअली फेमिलियल डिजीज है। जो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट है वो फेमिलियल डिजीज काउंट होगी। एनीवेज जो भी है, लेकिन ज्यादातर जो प्लांट के वायरसेस होते हैं, दे आर एक्चुअली वायरॉइड नॉट वायरसेस, ठीक है, ज्यादातर ये हो। आपने अगर प्लांट को की वायरल डिजीज को देखनी है, तो आपको इस तरह से अगर कोई पत्ता या फल वगैरह, कोई उसकी सब्जी वगैरह इस तरह की ग्रोथ नजर आती है उसमें, तो ये मोस्ट प्रोबेबली वायरल ग्रोथ है। जैसे प्लांट्स में वायरस जो है वो कैंसर भी कॉज करते हैं, तो वो भी आमतौर पर पत्तों के ऊपर नजर आ जाता है। पत्तों के ऊपर अक्सर औकात कुछ मोटे मोटे से डॉट्स से बने होते हैं, वो एक्चुअली वही डॉट्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो जिनकी वजह से वो प्लांट जो है वो खराब हुआ है, उसके ऊपर जो है वो कैंसर लाइक आउटग्रोथ अपीयर हुई हैं, ठीक है। तो ये तो है, ये प्लांट्स के वायरसेस के हवाले से डिस्कशन है। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। बेटा एक मिनट रुकिएगा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? जी सर, क्या बना? अ, कौ, कौन से बुशों का? हाँ हाँ।
चले, हमारा जो है वो दरमियान में ये वक्फा आना भी अच्छा हो गया, क्योंकि ये अभी मुझे इंकशाफ हुआ है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमें फिर दगा देते देते पकड़ा गया। हम्म। अच्छा हो गया। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसकी तबीयत सेट कर लूँ जरा। चले, अब सही है जी। सो अभी तक की जो डिस्कशन हुई है उसके हवाले से मैं यहाँ पर ये पिक्चर ओपन करता हूँ। जाहिर है ये सारा कुछ मैंने लिखा है तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आप लोगों के सामने तो आ गया था, लेकिन क्योंकि उसकी स्क्रीन कोई और ही आ रही थी तो इस वजह से जो है ना वो अब यहाँ पे मैंने कुछ जो चीज़ें लिखी थी वो आपके सामने है। वायरस ये हैं, वायरॉइड्स ये हैं, प्लांट्स नेकेड आरएनए, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर एंटिटीज हैं, होस्ट मशीनरी में सर्वाइव करती हैं, ट्रांसपोर्ट कौन कौन के जरिए से होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है बेटा, और वो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमारे पास लीस्ट इंफॉर्मेशन होती है, और वो है प्रायोन। अब प्रायोन्स जो हैं इनको एक जमाने में वंस थॉट सेम एज ए वायरस, इनको एक जमाने में समझा जाता था कि ये सेम एज ए वायरस हैं, इनका जो है वो उसके अलावा जो कोई और चीज नहीं है, ये वायरस के अलावा और कोई जो है वो और किसी किस्म की कोई इनके अंदर जो है वो चेंज नहीं है, ये वायरस की तरह की ही चीजें बस जरा डिफरेंट है तो हमें जो है वो पता नहीं लग रहा। जैसे इसी तरीके से समझाइए जाता था कि वायरॉइड्स जो हैं, प्रायोन्स जो है इनको वायरस या वायरॉइड समझा जाता था, ठीक है। आपको ये अभी मैंने बताया कि पहले किसी जमाने में वायरॉइड को भी वायरस समझा जाता था, फिर जब वायरॉइड डिस्कवर हुए तो प्रायोन्स की डिस्कवरी के बाद ये पता लग ये सोचा गया कि ये प्रायोन्स असल में ये वायरॉइड्स और वायरस जैसी चीजें हैं। लेकिन फिर ये भी नहीं जो है वो इसका भी पता लगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इवन प्रायोन्स को टैकल ही नहीं कर सकता। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इम्यून सिस्टम जो है वो आरएनए को भी टैकल कर सकता है, वो डीएनए को भी टैकल कर सकता है। आरएनए यानी आप यूं कह लीजिए कि वो वायरॉइड्स को भी टैकल कर सकता है, वो खास किस्म की प्रोटीन्स बनाता है जिनको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन्स, और वो वायरसेस को भी डील कर सकता है जो कि कैप्सिड के साथ आते हैं, ठीक है। दोनों तरह की चीजों को डील कर सकता है, लेकिन बाद में क्या नतीजा क्या निकला कि इनको जो है वो इम्यून सिस्टम स्टॉप नहीं कर सकता, इनको इम्यून सिस्टम रोक नहीं सकता। और फिर बाद में ये भी पता लगा कि जब प्रायोन्स बॉडी में आते हैं तो क्या होता है कि देयर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है बेटा कि जब वायरस बॉडी में आते हैं तो सर्टेनली हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंज आता है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑल्टर हो जाता है, ऑल्टर कर दिया जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो जाता है। जब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है तो हम इजीली स्कैन कर सकते हैं कि फलां पर्सन के जो है वो जेनेटिक मटेरियल में वायरस है कि नहीं है। ये हमें अच्छी तरह पता है, पीसीआर के जरिए हम बड़ी आराम से ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ जब प्रायोन के बारे में देखा गया तो पता लगा कि पीसीआर फेल्ड, पीसीआर जो है उसका उसकी किसी भी किस्म की कोई जो है वो एविडेंस नहीं मिली। तो इससे एक और बात पता लगी कि जो प्रायोन्स हैं वो असल में दीज आर नथिंग लाइक वायरस और इवन वायरॉइड्स, ये कुछ और ही चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को जो है वो इन्फेक्ट कर। और अल्टीमेटली पता क्या लगता है, पता ये लगता है कि दीज आर एक्चुअली इन्फेक्शियस प्रोटीन, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। ये एक ऐसी प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शन कैसे कॉज करती हैं, दे डिस्टॉर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अदर प्रोटीन। यानी आप यूं कह लीजिए कि ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि बहुत ही कम एग्जिस्ट करती हैं और इनका इलाज भी मुमकिन नहीं है किसी जरिए से। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल वे से या किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वे से अगर ये बॉडी में आ जाती हैं, याद रखिए प्रायोन्स हमारे किसी जीन का प्रोडक्ट नहीं है। प्रायोन्स पर्टिकुलरली किसी वायरस या आरएनए का पर्टिकुलरली करंटली कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रायोन्स एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है जिनके बारे में ये समझा जाता है कि दे एग्जिस्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। ये कोई पर्टिकुलर ऐसी प्रोटीन्स हैं जो किसी भी एक जीन का फॉल्टी मटेरियल है,
कभी कोई एग्जिस्ट करता था या कभी कुछ ऐसा हुआ कि ये प्रोटीन, जिस तरह से ट्रांसपोजोन्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरीके से कोई ऐसी रीजन है जिसकी वजह से ये जो फॉल्टी प्रोटीन्स है, लीथल प्रोटीन्स है, ये एग्जिस्ट करती हैं। और ये प्रोटीन्स जो हैं, ये जब बॉडी में आती हैं तो ये जिस जिस प्रोटीन को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं उस प्रोटीन को डिस्टॉर्ट कर देती हैं। और खास तौर पर इनके बारे में एक बात क्या समझी जाती है कि दे मेक सम पर्टिकुलर नर्वस प्रोटीन्स, दे मेक सम पर्टिकुलर नर्वस प्रोटीन्स लीथल। कुछ पर्टिकुलर नर्वस प्रोटीन्स को ये लीथल कर देते हैं, और इनके लीथल कर देने से क्या होता है, वो जो प्रोटीन्स होती हैं, दोज प्रोटीन्स बिकम न्यूरो डीजेनरेटिव। हाँ भाई बेटा, न्यूरो डीजेनरेटिव का क्या मतलब होता है? सर जो न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स को, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई प्रायॉन हमारी बॉडी में आए और वो हमारे न्यूरॉन्स में जाके किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को इस तरह की शेप का बना दे कि वो पर्टिकुलर प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हो जाएं, वो अपने ही न्यूरॉन को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दें। और ये एविडेंसेस मौजूद हैं कि जो प्रायॉन्स हैं उनकी वजह से अल्जाइमर भी कॉज हुआ है और पार्किंसन भी कॉज हुई हैं। क्यों? अल्जाइमर और पार्किंसन जो हैं वो न्यूरॉन्स के एक पर्टिकुलर रीजन की न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। अल्जाइमर स्टार्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया जो रीजन मेमोरी लॉस से रिलेटेड होता है, वहां से स्टार्ट होते हैं प्रायॉन। ठीक है, वहां से स्टार्ट होते हैं अल्जाइमर। और पार्किंसन जो है वो मोटर डिसऑर्डर है। तो ये पर्टिकुलर रीजन में जाकर किसी एक प्रोटीन का उस एरिया में जाकर, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑर्डर्स, ये जो डिसऑर्डर हैं ये होते ही इस वजह से हैं। प्रायॉन्स इसकी एक वजह है। पार्किंसन और अल्जाइमर जेनेटिक भी होते हैं, लेकिन प्रायॉन्स उसकी एक वजह है। ठीक है, तो ये उसके साथ भी एसोसिएटेड पाए गए हैं। ठीक है, तो प्रायॉन्स के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री मौजूद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, कि एक कबीला था, और ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, मतलब इट इज नॉट सम फोक लोर्स और नॉट मेड स्टोरी। ये आपके बुक में भी एक प्रॉपर रेफरेंस के साथ लिखा हुआ है कि एक कबीला था जिनमें एक अजीब सी बीमारी आ गई। वो क्या थी कि ये जो कबीले वाले थे ये कैनिबल थे। कैनिबल क्या होते हैं आपको पता होगा, कैनिबल वो होते हैं जो अपने ही मुर्दों को खाते हैं या अपने ही लोगों को खाते हैं। तो एक अजीब सी बीमारी एक कबीले में आती है। वो कबीले में क्या बीमारी आती है कि जब वो लोग मरते हैं ना, तो उनको जब खाने के दौरान उनका दिमाग निकाला जाता है तो उनका दिमाग बिल्कुल ऐसे होता है जैसे खत्म हुआ है, पूरा टिश्यू डिस्ट्रॉयड होता है, दिमाग का नर्वस टिश्यू। तो बहुत लंबे अरसे तक ये एक जो है वो जिसको कहते हैं कि एक मिस्ट्री रही। यहां तक कि उन्होंने ये डिस्कवर किया कि अगर हम, ये भी बड़ी देर में डिस्कवर हुआ कि दिमाग खाली होता है, लेकिन ये उन्होंने खास तौर पे एक तजर्बा करके देखा कि अगर हम उस पूरे कैनिबलिज्म में से उस पूरी कॉर्प्स, जो पूरी जो लाश है, उसमें से ब्रेन को छोड़कर उसके अलावा का हिस्सा खाना शुरू कर देते हैं तो फिर हमें ये बीमारी नहीं होती। लेकिन जो जो पर्सन उसका ब्रेन खाता गया उसको वो बीमारी हुई, और अल्टीमेटली वो भी पागलपन के जद में आकर वो बंदा भी डिस्ट्रॉय हो गया, एक्सपायर हो गया, बहुत ही अजियतनाक मौत मरा। और अल्टीमेटली जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की तो अल्टीमेटली ये पता लगा कि इट वाज एक्चुअली प्रायॉन्स। और ये जो प्रायॉन्स होते हैं इनके बारे में एक बात और भी कही जाती है जो कि मेरे खुद के लिए अलार्मिंग थी। वो ये थी कि जो प्रायॉन्स हैं, दीज कैन नॉट इवन डिस्ट्रॉयड बाय द कुकिंग। अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में है और उसको पकाया भी जाता है, जबकि वो कबीले वाले जो थे वो एक्चुअली पकाते तो नहीं थे, उसकी वजह से शायद ज्यादा इफेक्टिव थी, लेकिन ये उससे भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, और ये जो प्रायॉन्स हैं ये अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हैं और ये उसके जरिए जो है वो बॉडी में चले जाता है। पता नहीं अब इस बुक में जो कुकिंग लिखी हुई है वो एशियन कुकिंग है कि नहीं, वो पाकिस्तानी और इंडियन कुकिंग जो होती है, सॉरी, वो पाकिस्तानी जो और इंडियन कुकिंग जो होती है ये वो वाली कुकिंग है या नहीं है। लेकिन ये जो कुकिंग है, जो
जो जिस हद तक कुकिंग वो लोग करते हैं उस हद तक प्रायॉन्स के बारे में ये कहा जाता है कि शायद ये उस कुकिंग से नहीं मरते। हमारी जो कुकिंग है वो 100 स्टेप आगे की कुकिंग है, वो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, तो उसके बारे में एक अलग राय जो है वो रखी जा सकती है। एनीवेज ये प्रायॉन्स जो हैं ये इस हद तक डेंजरस हैं, लीथल हैं, और ये किसी भी कॉर्प्स के जरिए जो है वो बॉडी में आकर उस एक पर्टिकुलर टिश्यू को अगर जो है वो कंज्यूम किया गया है विदाउट इनफ कुकिंग, तो ये उस पर्टिकुलर टिश्यू से अगले ऑर्गेनिजम्स में, अगले विक्टिम्स में एंटर हो सकते हैं और बहुत लीथल डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। बट दीज आर एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। जी बेटा। सर, जी बेटा। ये जो प्रायोन्स हैं, इनका कोई भी जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है, तो ये सरवाइव कैसे कर लेते हैं और रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। एक तो सरवाइव कैसे करते हैं, दूसरा रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। बेटा एक तो मैंने आपको बताया कि इनको पहचाना नहीं जा सकता, ये सेल में अगर एंटर हो जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो इनको पहचाना नहीं जा सकता। दूसरा रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये बहुत जेन्युइन सवाल है, ये मैं बताना भूल गया, ये आपके बुक में मेंशन्ड है। सबसे पहले तो हम जो है वो बुक वाली डायग्राम निकाल लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। बेटा ये अपने साथ मिलके दूसरी प्रोटीन को भी खराब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक प्रायॉन प्रोटीन है, ये अगर आपकी बॉडी में एंटर हो गई है तो ये किसी न किसी हद तक अपने से सिमिलर जो प्रोटीन होगी, या अपने से सिमिलर ना भी हो, कोई एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ज्यादातर इनका फोकस होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पे, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पे। तो ये किसी भी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन को अपने जैसा डिस्टॉर्ट करके अपना नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। ये देखिए पहले एक, ये दो हैं, अब ये दो जो हैं ये 2 से 4 हो गए हैं बाकी प्रोटीन्स को खराब करते करते, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली इनका जो एग्रीगेट बन जाता है, तो इस तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। तो सर, जब ये अपने होस्ट का जेनेटिक मेकअप चेंज ही नहीं करते, एक प्रोटीन है, तो वो कैसे उसका इतना इफेक्ट हो सकता है कि वो इतनी डिजीज कॉज कर दे या इतनी चेंजेस ले आए? जब जेनेटिक मटेरियल ही इफेक्ट नहीं हुआ तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि उसमें कोई भी डिसऑर्डर या उसका कोई इफेक्ट हो। बेटा मैं ना आपका सवाल दरमियान में मिस कर गया, सॉरी, दो सवाल दोबारा बोलिएगा प्लीज। सर, ये प्रायोन्स अपने होस्ट का जेनेटिक मेकअप बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, तो हम्म। जब ये जेनेटिक मेकअप को ही इफेक्ट नहीं करते तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना मतलब इतनी डिजीज या मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? जब जेनेटिक मेकअप को इफेक्ट नहीं हुआ तो कैसे मसला हो सकता है? बेटा जेनेटिक मेकअप डिस्टर्ब करने का जरूरी नहीं है, बैक्टीरिया भी जेनेटिक मेकअप डिस्टर्ब नहीं करते। बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो टॉक्सिन बनाते हैं और वो टॉक्सिन बना के आपके उस टिश्यू को डिस्टॉर्ट करते रहते हैं, ठीक है। सिर्फ इनका ये है कि ये बैक्टीरिया के जरिए नहीं आए, ये न्यूरो डिजेनरेटिव प्रोटीन्स अगर बना लेते हैं, या टिश्यू टिश्यू डीजेनरेटिव प्रोटीन अगर बना लेते हैं, तो ये उस टिश्यू को डीजेनरेट कर सकते हैं उस एक पर्टिकुलर होस्ट में। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि ये जीन्स के जरिए आगे ट्रांसपोर्ट होते हैं, मैंने ये जरूर कहा है कि अगर उस एक पर्टिकुलर टिश्यू की केयरलेस कंजम्पशन की जाती है तो ये उसके जरिए आगे जाती है, क्योंकि ये प्रोटीन डिस्ट्रॉय नहीं होती आमतौर पर। ये सिर्फ उस सूरत में डिस्ट्रॉय होती हैं अगर इनकी डिकम्पोजिशन कामयाब हो जाए तो, ठीक है। यानी कि हम आमतौर पे क्या करते हैं, अगर हम कैनिबलिज्म को देखें तो जाहिर है हम तो मुर्दे दफना देते हैं, अब उसके साथ ही ये प्रोटीन उनके अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है ये हमारे अंदर नहीं होती। इसका जो हमारे मुस्लिम्स के अंदर या ये बहुत से और सेक्ट्स में ये चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि कौन से ऐसे सेक्ट है जो कैनिबलिज्म करते हैं, कोई भी नहीं है, ना हिंदूज में है ना क्रिश्चियंस में है। तो ये चीज इसीलिए बहुत ज्यादा कम है कि हमारा जो कल्चर है उसकी वजह से जो कैनिबलिज्म है वो क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, लिहाजा ये फैमिली में या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पेनिट्रेट नहीं कर सकते। जेनेटिक मटेरियल के जरिए ये पेनिट्रेट करते नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर जेनेटिक मटेरियल को डिस्टॉर्ट नहीं करते तो वो तो बैक्टीरिया भी नहीं करते, इनका काम सिर्फ डीजेनरेशन होता है सेल्स की। फॉर एग्जांपल अब नेक्रोसिस करवा देंगे, किसी भी सेल की नेक्रोसिस करवा देंगे। अब नेक्रोसिस से क्या होगा कि उस एक सेल के अंदर जो नॉर्मल सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, एंड इट वुड लीड टू मेल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये है असल में। जी बेटा। ओके, तो प्रायॉन्स जो है उनके हवाले से ये है कि ये, तो सर, ये जो प्रायोन्स हैं जी ये जी जी बोलिए, आप बोलिए बोलिए।
इनका ट्रांसफर कैसे होगा प्रायोन्स का? मैंने भी वही तो बताया, मैंने भी बताया तो है कि इनका ट्रांसफर सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है कि या तो ये ब्लड में हो, या थ्रू स्पर्म्स या एग, या फिर जेनिटेलिया के जरिए ट्रांसपोर्ट हो सकते हो। सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है, और ऐसे भी केस सामने आमतौर पर नहीं आते। फिर ये भी केस पॉसिबल नहीं है कि ये एयर ड्रॉपलेट्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हो। इनकी ज्यादातर ट्रांसपोर्ट जो अभी तक रिपोर्ट हुई है उसमें अंडर कुक्ड जो फूड है उसके जरिए इसकी ट्रांसफर हुई है बिटवीन एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ देख लेते हैं कि फॉर ये देखिए, स्क्रैपी इन शीप ये एक डिजीज है। मैड काउ डिजीज ये एक डिजीज है जो कि एक खास जमाने में बड़ी मशहूर हुई थी। एक्चुअली ये जो मैड काउ डिजीज है, दिस वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रायॉन्स, ठीक है। और यूरोपियन बीफ बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासर हुई थी। और फिर उसके बाद जो है वो क्रिड्सफेल्ट जैकब डिजीज इन ह्यूमन विच कॉज्ड द डेथ ऑफ 175 पीपल इन द यूनाइटेड किंगडम सिंस 1996। अब ये एक बहुत ऑकवर्ड सी बात है कि टोटल 175 पीपल अभी तक 1996 से इसकी वजह से डेड हुए हैं। इसका मतलब है इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत अनयूजुअल है। इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो पॉसिबल ही नहीं है कि जो आमतौर पे वायरस या वायरॉइड्स का है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम डेथ्स कॉज करते हैं, लेकिन इसी वजह से इनका इलाज भी नहीं आया। ये मिलते भी नहीं है आमतौर पे, ठीक है। जब तक ये मिलते हैं, जब तक ये डिस्कवर होते हैं, तब तक ये किसी ना किसी जिसके अंदर ये इंफेक्शन कॉज कर रहे होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका जो ट्रांसपोर्ट है उसके बड़े अनयूजुअल वेज हैं। जैसे यहाँ पे कुरु, ये डिजीज वो वाली है जो कि असल में इंडिजिनस पीपल ऑफ न्यू गिनी वो इलाका था जहां के कबीले की मैंने अभी बात की है। Scientists first thought disease had a genetic base because family members also often contracted the disease. Eventually, however, investigations revealed a different story. After that, family members practiced ritual cannibalism, eating organs of deceased, and prions were transmitted virtually in brain tissue. Women got Kuru more often than men because they ate more prestigious organs like the heart, while women and children ate the brains. मेल्स इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेल्स जो हैं वो ज्यादातर वो ऑर्गन खाते थे, आपने पढ़ लिया सेंटेंस, जो प्रेस्टिजियस जो बड़े कीमती समझे जाते थे। तो वो कबीला इस तरह का था कि जो है वो मेल्स को हार्ट जो है वो ऑफर किया जाता था, और फीमेल्स और बच्चे जो है वो ब्रेन कंज्यूम करते थे। तो वो एक पर्टिकुलर प्रायन जो है वो मौजूद हुआ करता था ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से वो उस एक पर्टिकुलर टिश्यू के जरिए ट्रांसपोर्ट हुए। तो इसकी वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल, इसकी वजह से इसकी लिथैलिटी हमारे बहुत सी पॉपुलेशन में अभी तक पहुंची नहीं। प्रायॉन्स एक्ट वेरी स्लोली, हाँ जी, विद एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एटलीस्ट 10 years बिफोर सिम्टम्स डेवलप। अब ये भी एक बात है कि ऐसा हो सकता है कि आपको अल्जाइमर की सिम्टम्स हो, सॉरी, ऐसा हो सकता है कि आपको अल्जाइमर की सिम्टम्स हो, और वो जो अल्जाइमर की सिम्टम्स हैं वो ही आपको यूं लगे कि ये कोई खास डिजीज नहीं है, ये एवनी सी डिजीज है, जिसकी वजह से इसकी जो इसकी डायग्नोसिस में बहुत देर लगती है, ठीक है। अच्छा, prions not destroyed or deactivated by heating to normal cooking temperatures. There is no known cure for prion disease. ये रेप्लिकेशन का लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हवाले से कोई भी बात कहना कि ये ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, ये कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है कि इसके हवाले से बहुत ज्यादा डिस्कवरी हो सकी हो, क्योंकि ये है ही इतना कम। लेकिन इसके पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट में एक चीज जो हमें मिल गई है वो कैनिबलिज्म है। इसका मतलब है कि बॉडी टिश्यूज किसी ना किसी तरह, देखिए, ये उसी बॉडी टिश्यू से आगे ट्रांसपोर्ट हो सकता है जिस बॉडी टिश्यू में ये मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रेन के जरिए ट्रांसपोर्ट हुआ है तो इसका मतलब है इसकी रिपोर्ट्स जरूर हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी असल डिस्कवरी किसके जरिए हुई, मैड काउ डिजीज से। इसका मतलब यह है कि मैड काउ डिजीज में भी प्रायॉन्स जाकर ब्रेन को कंज्यूम करते हैं। इसका एक मतलब तो ये हुआ कि ऐसे प्रायॉन्स मौजूद हैं जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें ये मिला है पर्टिकुलर टिश्यू से, बाकी और किसी टिश्यू से हमें ये नहीं मिला। इसका मतलब है कि अगर हम
मैड काउ डिजीज जो काउ सफर कर रही है उसका ब्रेन कंज्यूम करते हैं, तो इस बात का चांस है कि शायद वो प्रायॉन्स हम में भी आ जाएं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर उसकी इनटेक की जाती है तो ये जो चंद एक बातें हैं, इससे आपको क्या पता लगता है कि वो जो एक पर्टिकुलर डिजीज है, वो जो एक पर्टिकुलर एंटिटी है, उस एंटिटी की ट्रांसपोर्ट इतनी आसान नहीं है। जस्ट लाइक वायरसेस एंड वायरॉइड, ये जो है वो इनकी ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा मुश्किल प्रोसीजर है। जी बेटा। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये जो है वो यहाँ पर जो डिजीजेस लिखी हुई हैं, इन डिजीजेस में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कि आपने इससे पहले पढ़ा हो सिवाय मैड काउ डिजीज के। ठीक है, इसका डेफिनेट मतलब ये है कि ये ऐसी फेमिलियर डिजीजेस है नहीं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, इवन मुझे भी नहीं पता कि हाउ डज दिस डिजीज लुक लाइक। अब ये स्क्रैपी, ये देखिए, ये इसकी स्किन की डिजीज है, स्किन के ऊपर होने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, अब समहाउ अगर हम जो है वो, ये देखिए, अच्छा इसके बाद अब देखिए एक अगला सवाल जो आपका बड़ा जेन्युइन है ना, जो सवाल पैदा हो सकता है, वो ये है कि हाउ डिड इट कम टू द कम टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक शीप को हो गया, उसके बाद अगली जनरेशन में कैसे चला गया, या आप यूं कह लीजिए किसी शीप में कैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, शीप ने ऐसा क्या खा लिया। ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। मतलब अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि इसकी ट्रांसपोर्ट ह्यूमन में कैसे हो रही है, लेकिन शीप ने कैसे खा लिया, ये कैसे हो गया। बेटा उसके पीछे जो रीजन हो सकती है वो है एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी ऐसी इन्फेक्शन जिसके जरिए ये प्रोटीन ब्लड में पहुंच गई हो। ठीक है, और दूसरी रीजन जो है वो हो सकती है फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग, जो आप कहते हैं कि जो मदर जो है वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस दौरान इसकी ट्रांसपोर्ट जो है वो पॉसिबल है। बट देर आर नो पर्टिकुलर वेज रिटन हियर रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रायॉन्स। ठीक है, तो ये जो दो तीन चीजें जो हैं जो मुझे समझ आती हैं, क्योंकि ये वो भी नहीं होगी, कंटेजियस भी नहीं होगी, कंटेजियस भी नहीं होगी। Proteins can spread from the brain along the chorda tympani branch of the facial nerve across the, इसको हम लिखेंगे ट्रांसमिशन। ये जो है वो यहाँ पर ट्रांसमिशन के बारे में हम लिख देते हैं, likely spread between animals through body fluid like feces, saliva, blood, urine, either through direct contact or indirectly through environmental contamination of soil, food or water। ये आपके सामने इसका जवाब है। cdc.gov एक बड़ी वेबसाइट है, छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है। तो यहां से एक बात हमें पता लग जाती है कि अल्टीमेटली इसकी ट्रांसपोर्ट किसी न किसी हद तक पॉसिबल है, बट कब, जब वो प्रोटीन उस फ्लूइड में मौजूद हो। अगर वो उस फ्लूइड में मौजूद है ही नहीं तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। मैंने जो अभी ब्रेस्ट फीडिंग आपको कहा, वो एक बहुत ही लाइकली एक हो सकती है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से अगले नस्ल में वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, अगले ऑर्गेनिज्म में वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। जी बेटा। चले, यहाँ से अब हम आगे शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट अब मैं जो शुरू करूंगा दैट वुड बी ये जो आपका है ना, खास तौर पर, हाँ एक बार बताना भूल गया, मैं 12th एडिशन शुरू हुआ हूँ, 12th एडिशन से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से मुझे बहुत सी बातें जो 11th में लिखी हुई हैं वो यहाँ पर मिल गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे बेटा ये जो दो चैप्टर्स है ना, डीएनए टूल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, आई एम गोइंग टू लीव दीज टू चैप्टर्स। ठीक है, ये दो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, हम आगे मूव कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन पे। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बहुत ही आप इस चैप्टर में जो है वो एंजॉय करने वाले हैं।
अभी आप लोगों की जो है कोई, आप लोगों की कोई राय वगैरह है तो मुझे बता दीजिए। जी बेटा। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? हम ये जो है वो शुरू कर लें फिर एवोल्यूशन। जी सर। जनाब, एवोल्यूशन शुरू करते हैं। हु सेंट अ मैसेज? ओके। अच्छा जी, एवोल्यूशन के हवाले से आप लोगों से, मोस्टली आप लोग जाहिर है अच्छे खासे जो हैं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ें जो है वो मैं अब आप लोगों से शेयर करूंगा, बट नॉट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि इतने भी छोटे लेवल से हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एवोल्यूशन के हवाले से सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चलिए लेट्स डिस्कस समथिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एवोल्यूशन के हवाले से, जो आपको लगता है कि लोगों को अंडरस्टैंड करने में वो प्रॉब्लम आ सकता है, वो क्या है? सर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो ये है ना कि ह्यूमंस जो है वो बंदरों से बने। हाँ जी, अब ये बड़ी जो है वो एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ह्यूमन एवोल्यूशन के फौरन बाद हमारे जहनों में क्या आता है? हमारे जहनों में ये आता है कि ह्यूमन बंदरों से बने। अब ह्यूमन और मॉडर्न चिंपैंजी या मॉडर्न मोंकीज, उनके हवाले से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इंसान बंदरों से बना है तो फिर बंदर क्यों एग्जिस्ट करते हैं? सबसे पहली बात ये है कि जी सुमेरा। सर वो सारे खत्म तो नहीं हो गए इस तरह से, तो हम बैक्टीरिया से जैसे ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी एवोल्यूशन हुई, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म मतलब रहते तो है ना, सरवाइव करते हैं। पीछे वाले ऑर्गेनिज्म खत्म तो नहीं हो जाते, कुछ में बहुत मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा जवाब है आपका, बिल्कुल। आपने एक पर्सपेक्टिव ऑफ एवोल्यूशन बिल्कुल ठीक बता दिया। लेकिन इंसान किसी सूरत भी मॉडर्न चिंपैंजी और मॉडर्न मॉन्की से इवॉल्व नहीं हुआ। जिस ऑर्गेनिज्म से इंसान इवॉल्व हुआ है उसको अगर हम मॉन्की का नाम देते हैं तो वो एक अलग बात है। जिस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, ऑलमोस्ट लेटेस्ट जो फॉसिल मिला है वो 2 लाख ईयर्स अगो का मिला है कि ह्यूमन उस वक्त एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन हम उसको जो मर्जी नाम दें, हम उसको जो मर्जी नाम दें, लेकिन वो मॉडर्न चिंपैंजी या मॉडर्न मॉन्की नहीं था। ये एक बड़ी ही क्लियर कट बात अपने जहनों में रख लीजिए। मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म को अपने तई, अपने कल्चर के मुताबिक हम उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो शेर कह लें, जिराफा कह लें, चीता कह लें, जो मर्जी कह लें, हिरन कह लें, गाय भैंस कह लें, भेड़िया कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन कम से कम वो मॉडर्न चिंपैंजी या मॉडर्न मॉन्की नहीं था। इवन मॉडर्न चिंपैंजी और मॉडर्न मॉन्की खुद उसी ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए हैं, जो ऑर्गेनिज्म साइंस कहती है कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख साल पहले जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। वो अब के तमाम प्राइमेट्स का एंसेस्टर है, या कम से कम अब के तमाम 2 पैरों पे चलने वाले ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर। वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म था, इट वाज नाइदर अ ह्यूमन नॉर ए मंकी। अगर आप एक बुक पढ़ें, और आप में से बहुत से लोग उस बुक से गुजरे होंगे, बुक है एस अली, सैयद साबिर अली, इनकी बुक है। तो उसमें जो पहला ऑर्गेनिज्म है जिसको एंसेस्टर बताया गया है, अगरचे वो इंफॉर्मेशन भी पुरानी है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट एंटायरली करेक्ट, ठीक है, लेकिन अगर आप उस बुक को देखते हैं तो उसमें जो पहला ऑर्गेनिज्म है उसके साथ जो वर्ड लगाया गया है, उनमें से एक वर्ड भी ना तो चिंपैंजी की मॉडर्न जीनस से ताल्लुक रखता है, ना ह्यूमन की मॉडर्न जीनस से ताल्लुक रखता है। ह्यूमन की जीनस है होमो,
जबकि चिंपैंजी की जीनस है पैन, PAN, पैन ट्रोग्लोडाइट पूरा नाम है चिंपैंजी का, और होमोसेपियन ऑब्वियसली ह्यूमन का नाम है। तो वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी SS अली की बुक में रेफरेंस दिया हुआ है, विच आई जस्ट टोल्ड यू दैट it is an old information. According to new information, there are older organisms existing in the human lineage than that particular mentioned by SS अली। ठीक है, तो यहां से अब एक और बात हमारे जहनों में आ जानी चाहिए कि ये जो नुक्ता है इसको तो जहन से निकाल दीजिए। क्या कि किसी सूरत भी ऐसा नहीं है कि ह्यूमन और मॉडर्न चिंपैंजी इस लिहाज से रिलेटेड है कि मॉडर्न चिंपैंजी का डिसेंडेंट ह्यूमन है। गलत, इस चीज को आप सबसे पहले तो इग्नोर कर दीजिए। दूसरी बात ये कि जो ह्यूमन एंसेस्टर्स में जो हमें बात मिलती है, उस हवाले से एक चीज जो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अंदाजा भी है, वो है फाइलोजेनेटिक ट्री। और जिनको नहीं अंदाजा, इंशाल्लाह जब मैं वहां तक पहुंचूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। फाइलोजेनेटिक ट्री ऑर्गेनिज्म को एंसेस्टर्स से के अकॉर्डिंगली जो है वो अरेंज करता है। ठीक है, इस फाइलोजेनेटिक ट्री के मुताबिक ह्यूमन और चिंपैंजी जो हैं वो एक लिनिएज की दो कड़ियां हैं, और ये दो ऐसे जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन बी टोल्ड एज एवोल्यूशनरी कजन, यानी इनका एंसेस्टर सेम है, ये एक दूसरे के एंसेस्टर्स बिल्कुल भी नहीं हैं। यहां तक आकर जो है वो हमारी ये जो दो चीजें हैं ये खत्म हो जाती हैं कि नंबर 1, वो ऑर्गेनिज्म बंदर था या नहीं था, इससे बहस नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म था जो मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स का, मॉडर्न जो चिंपैंजीज हैं, मॉडर्न प्राइमेट्स हैं, उनका एंसेस्टर था जिससे वो इवॉल्व हुए। ठीक है, इट इज नेवर said by any scientist that the Homo sapien is originated from a monkey. You can say that it is originated by an organism like human or monkey. You can say it was like it was similar to both organisms. वो उसका एंसेस्टर था। ये एक बात जो है ये अब अपने जहनों से निकाल दीजिए। करंटली ऑर्गेनिजम्स में से कोई भी ह्यूमन का एंसेस्टर नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगली बात आती है और वो ये है कि चलें अभी तो आप मेरे से शेयर करें कि कौन सी वो चीज है कि जो आम बंदे को एवोल्यूशन समझने से रोक सकती है, या उसको एवोल्यूशन समझ नहीं आती, पॉसिबली एवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी उसको लगता नहीं है अकीदे के अलावा। मुझे पता मैंने आपको लिमिटाइज कर दिया, क्योंकि जो अकीदे के अलावा जो है वो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है वो चीजें जो एवोल्यूशन को समझने से रोक सकती हैं। एक तो सवाल जिसका आंसर मैंने बहुत डिटेल में दे दिया। दूसरा, नहीं जहन में आ रहा सर। और एक ये भी बात जो आपने पहले की है कि अगर मतलब हम इवॉल्व भी हुए हैं तो हमसे पहले वाले जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनको नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था। ये भी बहुत कॉमन हाँ जी, ये एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है। ये सुमेरा ने भी उस वक्त कहा कि ये एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है जो समझ नहीं आती कि वो जो एक पर्टिकुलर सवाल है कि जी वो अभी तक एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो सवाल ही गलत है, लेकिन चलिए फर्ज करें वो सवाल ठीक है। तो हमने ये नहीं कहा कि इस पूरी रूए अर्जी पर, इस पूरी जमीन पर सिर्फ एक जगह वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता था जिससे ह्यूमन इवॉल्व हुए। हम ये कह रहे हैं कि वो उस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं और वो ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह मौजूद थे। अब अगर वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हुई है और वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन जो है उसने ह्यूमन को जो है वो जन्म दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली
एंसेस्टर्स का डिसेंडेंट में किसी एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन का डिसेंडेंट में डेवलप हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी तमाम एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन खत्म कर दी गई हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तमाम एग्जिस्ट कर सकती थी, लेकिन बाय द टाइम हम ये भी कहते हैं कि एवोल्यूशन इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लास्ट बहुत बड़ी वॉर्स में से, एंशियंट वॉर्स में से एक वॉर ऐसी भी है, एक नहीं बल्कि कई वॉर्स ऐसी भी हैं जो होमोसेपियन और निएंडरथैल्स के दरमियान में हुई, और उसके नतीजे में निएंडरथैल्स हारे थे बुरी तरह, क्योंकि ह्यूमन के पास जो कनिंग टेक्निक थी वो उसके आर्म्स की टेक्निक थी। निएंडरथैल्स पावरफुल बहुत थे, लेकिन जो ह्यूमंस थे, जो होमोसेपियंस थे, उनके पास जो आर्म टेक्निक्स थी वो इतनी पावरफुल थी कि जिसकी वजह से निएंडरथैल कुड नॉट कॉन्कर द होमोसेपियंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डिसेंडेंट में, तो उस जैसे बाकी कंप्लीटली तबाह कर दिए जाएंगे, नहीं, वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जी, लेकिन सर मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि निएंडरथल ज्यादा मस्कुलर थे होमोसेपियंस से। मस्कुलर यकीनन हो सकते हैं बेटा। सर कॉग्निटिव स्किल्स की वजह से जो निएंडरथल्स थे वो हारे थे, आई थिंक। आपने वही मेरी बात को ही जस्टिफाई किया है। कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? कॉग्निटिव स्किल्स है फास्ट लर्निंग, थिंकिंग। तो होमोसेपियन जो है वो कॉग्निटिवली ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, तो ये और उस कॉग्निटिव स्किल्स में तरक्की आती है ना। बेसिकली ह्यूमन ने क्यों तरक्की की है? कख नहीं है ह्यूमन के पास अगेंस्ट एनिमल्स। आजकल के किसी ऑर्गेनिज्म, आप इस हिस्से को निकाल दें, छोड़ दें, ब्रेन को निकाल दें, कोई एक ऑर्गन बता दें जिससे ज्यादा कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म पावरफुल नहीं है। कुछ नहीं है हमारे पास सिवाय उस कॉग्निटिव एबिलिटी, और वही उस वक्त भी काम आई थी। ठीक है, ये भी एक और चीज है अल्लाह ताला ने, बल्कि मैं आप लोगों से, कोई एक ऑर्गेनिज्म जिसकी लैंग्वेज हो, किसी ऑर्गेनिज्म की लैंग्वेज नहीं है। कुछ कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं जो कुछ ऑर्गेनिज्म्स में मौजूद हैं, तो वो जो कॉग्निटिव स्किल है उसकी वजह से हमारी लैंग्वेजेस बनी। ये वो चीजें हैं, सारी चीजें जिन्होंने डेवलप करके ह्यूमन को यहां तक पहुंचाया। ठीक है, तो अब ये एक और चीज जो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, जिसके हवाले से आप लोगों को कभी शायद जहन में ना आया हो, आप में से इल्ला ये कि मैंने आप लोगों में से कुछ को शायद बता दिया हो। वो चीज क्या है? वो चीज है डीप टाइम। डीप टाइम ये वो चीज है जो हम कभी समझ ही नहीं सकते। मतलब जब तक आपको डीप टाइम का अंदाजा नहीं होता ना, यू कैन नॉट से दैट एवोल्यूशन कैन बी करेक्ट। डीप टाइम क्या चीज है? डीप टाइम बेटा ये है कि जो बिग बैंग है वो हुआ 4.5, सॉरी, बिग बैंग हुआ 13.5 बिलियन ईयर्स अगो, BYA, बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ की फॉर्मेशन होती है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और पहला सेल जो साइंटिस्ट को कुछ तराशों से पता लगता है वो है कि लाइफ ओरिजिनेट होती है, लाइफ ओरिजिनेटेड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो या 3.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब जरा एक एक करके ओपन करते हैं हम बेटा। 3.6 बिलियन, इस 3.6 बिलियन में से 1 बिलियन निकाल लें बेटा। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? सॉरी, 1000 मिलियन होते हैं, 100 मिलियन होते हैं? 1000 मिलियन होते हैं। सर 1000। 1000 मिलियन। इस 1000 मिलियन में से 1 मिलियन निकाल लीजिए। 1 मिलियन होता है 10 लाख। इस 10 लाख में से 1 लाख निकाल लीजिए। 1 लाख में होते हैं 100,000, 100,000। ठीक, इसमें से 1000 निकाल लीजिए। 1000 में होते हैं
1000s, सॉरी 10,000 लिख दिया, 1000s, 100 निकाल लीजिए, इसमें 10 10s होते हैं, एक 10 निकाल लीजिए, उसमें 10 1 years होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका डीप टाइम। ह्यूमन की नेचुरल एज क्या है बेटा? मैक्सिमम, साइंस के हवाले से, साइंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, दूसरी तरफ ना जाइएगा। इस्लामिक एज भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा, इस्लामिक एज जो है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो, अगर आप डीप चले जाएं तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख साल से ऊपर आप जा ही नहीं सकते, जो ह्यूमन की इस्लामिक एज है उस हवाले से भी। जी, ह्यूमन की नेचुरल एज है 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 130 साल, 40, 150 कर लें। उन 150 साल में क्या ह्यूमन ये टाइम इमेजिन कर सकता है? बेटा आपका जो 1 साल होता है ना, अगर इससे मजीद आगे बात की जाए, 1 साल जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं। अब ह्यूमन जो है उसकी तो इंतहा ये है कि उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए उन 365 डेज को भी जो है वो 12 मंथ्स में, और उन 12 मंथ्स को जो है वो उसने डिवाइड किया हुआ है ऑलमोस्ट 30 डेज में। उन 30 डेज में से हर डे को उसने, 30 डेज को उसने 7 वीक्स में, ऑलमोस्ट 4 वीक्स में डिवाइड किया हुआ है। और 4 वीक्स में से भी उसने जो है वो एक वीक को कितने दिए हैं, 1 वीक को 7 डेज दिए हैं, और 7 डेज में से हर डे को उसने कितने घंटे दिए, 24 घंटे, और 24 घंटे में से हर घंटा कितने का है, 60 मिनट का, और 60 मिनट में से 1 मिनट कितने का है, 60 सेकंड का। ह्यूमन ने अपने टाइम को इतना शॉर्ट कर लिया है कि हमारी इमेजिनेशन में 100 साल भी आमतौर पर नहीं आते। 100 छोड़ दे, 1000 साल भी हमारी इमेजिनेशन में नहीं आते, उसको भी छोड़ दे। हम कहते हैं हमारे पास हमारी जो हिस्ट्री है, बड़ी ताबनाक हिस्ट्री, बड़ी ब्राइट हिस्ट्री, वो 1400 ईयर्स एंड काउंटिंग है, स्टिल काउंटिंग है, उससे भी पीछे चले जाएं। हम कहते हैं कि जी हजरत ईसा के हवाले से जो साल हैं वो कौन से हैं, आज है 2021 साल हो गए हजरत ईसा को आफ्टर क्राइस्ट, उसको भी छोड़ दें। हमारे पास वो हिस्ट्री भी मौजूद है जो बिफोर क्राइस्ट की है, जिसमें हमारे पास एरिस्टोटल भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो है वो अफलातून भी आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह की जो है वो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है। हमारे पास एंशियंट रोमन हिस्ट्री भी मौजूद है बिफोर क्राइस्ट की, वो सब कुछ मौजूद है, कितने साल पुरानी। एक टाइम आता है जब आपकी हिस्ट्री को ब्लॉक लग जाता है। ये वो सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से ह्यूमन, आम बंदा कभी एवोल्यूशन नहीं समझ सकता। ये वो एक वाहिद रीजन है। बाकी सब कुछ आप उसको समझा लेंगे कि भाई वो बंदर नहीं था, चले वो बंदर ही था लेकिन वो आज वाला बंदर नहीं था, फिर आज वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसे क्यों नहीं, आज वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारे खत्म हो गए, ह्यूमन क्यों नहीं बन गए, ये रीजन भी आपने दे दी। लेकिन सबसे बड़ी रीजन ये है, अभी मैंने कितना बताया आपको, जरा एक दफा वापस आइए, अभी मैंने आपको बताया 1 बिलियन साल का, कितने हैं, 3.6 बिलियन ईयर्स। और ये जो 3.6 बिलियन ईयर्स हैं, इनमें एक चीज जिसको बहुत ज्यादा कहा जाता है जेनेटिक म्यूटेशन एंड ऑल्ट्रेशन, वो चीज बहुत ज्यादा काउंट करती है। तो ये जो आपके पास सारा डीप टाइम मौजूद है, दिस इज द की टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर आपको ये अंदाजा हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको जेनेटिक म्यूटेशन का भी पता है, फेवर ऑफ द नेचर का भी पता है, तो इस लिहाज से तभी आप समझ सकते हैं कि ये जो एवोल्यूशन है, इसमें इसको अंडरस्टैंड करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ह्यूमन फॉल्ट है वो क्या है। सवाल ही पैदा होता है
कि एवोल्यूशन ठीक है। मैं आपका सवाल लेता हूँ बेटा, 1 मिनट। मैं ना जरा एक बात, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कल ये बात भूल जानी है, 3 दफा लेक्चर के दौरान मैं ये बात भूला हूँ, इसलिए अब मुझे जल्दी से बता दीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि वाई एवोल्यूशनरी थ्योरी। हमारे पास एवोल्यूशनरी थ्योरी के अलावा और कोई बात नहीं है बेटा। देखिए, हम इस वक्त साइंस पढ़ रहे हैं, लिहाजा लेट्स टॉक स्ट्रेट विद साइंस। देखिए, साइंस का काम है चीजों की एक्सप्लेनेशन देना अकॉर्डिंग टू इट्स मेथड। वो जो भी मेथड वो इख्तियार करती है उसके अकॉर्डिंगली चीजों की एक्सप्लेनेशन देती है। उन एक्सप्लेनेशन का एक तरीकाकार होता है। उन तमाम तरीकों के मुताबिक, उन तमाम तरीकों को फॉलो करते हुए अभी तक की जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी में मौजूद है। याद रखिए, साइंस कुछ चीजों को मानते हुए उनकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती है। जैसे ग्रेविटी है, अब ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सप्लेन करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। एवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है और ये बात तमाम 100% मुसलमान मानते हैं एक खास तरह की एवोल्यूशन को। और वो कौन सी एवोल्यूशन है? वो है माइक्रो एवोल्यूशन, जो विद इन द पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। विद इन द पॉपुलेशन से क्या मुराद है कि आपकी एक पॉपुलेशन है, उसी के अंदर चेंजेस आते रहें। उसको कोई डिनाई नहीं करता, ना ही कर सकता है, क्योंकि इसकी जो वो है, इसकी जो लॉजिक है, एविडेंस है, वो आपको कुरान और हदीस से भी मिलती है। ठीक है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि माइक्रो एवोल्यूशन जो विद इन अ पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन से बाहर नहीं जाती, विद इन अ पॉपुलेशन होती है, वो एग्जिस्ट करती है। साइंस ये कहती है कि एवोल्यूशन इज अ फैक्ट लाइक ए ग्रेविटी। हाँ, उसको एक्सप्लेन करने के तरीकाकार में साइंस ये नहीं कहती कि हमारा तरीका या हमारी एक्सप्लेनेशन आखिरी है। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने एक दफा एक बंदे को बड़ा तंग किया इस तरह से ना। मैंने कहा जी, आप लोग कहते हैं, मैं खुद एवोल्यूशन का बहुत बड़ा अलंबरदार हूं, मैं इस्लामिकली और साइंटिफिकली दोनों लिहाज से एवोल्यूशन को मानने वाला बंदा हूं, लेकिन मैं जो फुदकता है उसकी भी ऐसी की तैसी फेरता हूं। फिर एक बंदे को मैंने फंसा लिया। मैंने कहा, आप कहते हैं जी साइंस में कोई बात हरफ आखिर नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन पे आके आप जो है वो मुकर जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, जो साइंस ने कहा है उसी तरह वही एवोल्यूशन, वही है एवोल्यूशन। तो एक बहुत ही ज़हीन बन रहा था एक बंदा ना, उसने मुझे जो बात कही ना, मुझे उसकी ये बात जरूर माननी पड़ी जो मैं अब आपको बता चुका हूं और दोबारा बताने लगा। उसने कहा, देखिए, ये बात ठीक है कि साइंस कहती है कि साइंस में कोई बात हरफ आखिर नहीं है, एवरीथिंग इज डिनाएबल, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको फैक्ट समझ के उनके ऊपर वर्किंग की जाती है। जैसे ग्रेविटी है, उसको एक्सप्लेन करने के कुछ तरीके गलत हैं, कुछ तरीके सही हैं। जिनको गलत, जो गलत है उनको हम इग्नोर करते आए हैं, उनको हम रॉन्ग प्रूव करते आए हैं। जो सही हैं हम उनको भी रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश में मजीद पुख्ता कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट इज अ फैक्ट लाइक ग्रेविटी। उसको एक्सप्लेन करने के तरीकेकार उनमें गलती हो सकती है। अब वो चाहे डार्विन हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको एक्सप्लेन करने में गलती हो सकती है। यहां आकर मैंने उसको ये एज दिया कि हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो चीजें जिनको आप फैक्ट समझते हैं उनको एक्सप्लेन करने के डिफरेंट तरीकेकार हैं। और एवोल्यूशन मैंने आपको बताया कि इसमें ये एक इस तरह से फैक्ट है कि इसका कोई इनकार कर ही नहीं सकता। अपनी हिस्ट्री को देख लीजिए, अपनी होली बुक्स को देख लीजिए, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, इट इज अ फैक्ट। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के तरीके का, उसके आगे जो मजीद तरीकेकार हैं, उनमें खराबी हो सकती है। ठीक है, और उनमें कोई चीज हरफ आखिर नहीं है, ये साइंस का रूल है। जी बेटा, अब आपके सवाल। क्या हो गया, भूल गए क्या सवाल? मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑफ की।